अब हम चलते हैं 12वीं सदी के शुरुआत में। इस समय एक शासक हुए पृथ्वीराज चौहान। ये वो पृथ्वीराज चौहान नहीं है जिन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया था, बल्कि ये इन्हीं पृथ्वीराज चौहान के परदादा हैं। 100 साल पहले पृथ्वीराज चौहान से ये पहले पृथ्वीराज चौहान हुए। तो इन्हीं पृथ्वीराज चौहान के एक पुत्र हुए अजयराज चौहान। ये अजयराज चौहान जिनका शासनकाल 1113 से लेकर 1133 तक रहा। ये अजयराज चौहान ही पहले शासक थे जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था, जिन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं को बहुत दूर दूर तक फैला दिया था। ये पहले शासक थे, इसीलिए इनके शासन को चौहानों का निर्माण काल भी कहा गया है। तो अजयराज चौहान ने बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य करे थे, जिनमें एक था अजमेर को बसाना। अजयराज चौहान ने एक नगरी बसाई थी अजय मेरू नाम की। अजय उनका नाम था, मेरू हमारे यहां सुमेरु पर्वत को कहते हैं। शास्त्रों में एक पर्वत का वर्णन मिलता है, सुमेरु पर्वत, मेरू पर्वत, जिसकी आभा सोने जैसी है, जिस पर देवता इंद्र निवास करता है, जिस पर देवगण निवास करते हैं। तो अजयराज चौहान ने अपने नाम के साथ उसी मेरू शब्द को जोड़कर अजय मेरू नाम की एक नगरी बसाई। तो यही अजय मेरू नगरी ही बाद में जाकर अजमेर कहलाई। इसी अजय मेरू नगरी में, अजमेर में, अजयराज चौहान ने एक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया था, जिसको अजय मेरू का गढ़ कहा गया, जिसको गढ़ बीठली भी कहा गया, जिसको आज तारागढ़ नाम से भी जानते हैं। तारागढ़ क्यों कहते हैं? तारा पत्नी थी उड़ाना पृथ्वीराज की। ये पृथ्वीराज कौन है? ये सिसोदिया वंश के हैं। राणा सांगा, राणा संग्राम सिंह के बड़े भाई थे ये पृथ्वीराज सिंह। राणा सांगा पर वीडियो बनाई गई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो इन्हीं के बड़े भाई थे पृथ्वीराज सिंह, जिन्होंने राणा सांगा की एक आंख घायल कर दी थी, एक आंख खराब कर दी थी। ये वही पृथ्वीराज सिंह थे। इनके भीतर बल बहुत था, इनकी नीति बड़ी कूटनीति थी और इनको उड़ाना पृथ्वीराज सिंह कहते थे। क्यों? क्योंकि इनकी युद्ध नीति बड़ी अद्भुत थी। इन्होंने एक दिन टोड़ा पर आक्रमण किया और उसी दिन 200 मील दूर जालौर पर आक्रमण कर दिया। तब से इनका नाम पड़ गया उड़ाना पृथ्वीराज सिंह, जो उड़कर कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो जिनकी युद्ध नीति कला बड़ी अद्भुत थी, जिनके भीतर बल पराक्रम बहुत था, लेकिन धोखे से इनके बहनोई ने ही इनको जहर दे दिया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है, अगर पृथ्वीराज सिंह की मृत्यु नहीं होती, अगर ये पृथ्वीराज सिंह जीवित रहते, तो बाबर कभी भी भारतवर्ष में प्रवेश नहीं कर पाता, बाबर कभी भी यहां पर राज्य नहीं कर पाता। तो ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। लेकिन राणा सांगा ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने भी इस भारतवर्ष के गौरव को गौरवान्वित किया है। तो ये वही पृथ्वीराज सिंह थे। उनकी पत्नी तारा के नाम पर जीर्णोद्धार इन्होंने कराया था इस गढ़ का, इसलिए आज ये गढ़ तारागढ़ कहलाया जाता है। इसी तारागढ़ दुर्ग में शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह का भी जन्म इसी तारागढ़ में हुआ था। आज इस तारागढ़ में एक मजार बनी हुई है, जिसको मीरान शाह की मजार कहते हैं। तो उनके घोड़े की भी मजार वहीं है, और जिस मजार पर हर साल लाखों हिंदू जाते हैं, लाखों हिंदू वहां जाकर सर झुकाते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए याचना करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखो इस देश का, मीरान शाह कौन था ये जाने बिना लोग जाकर वहां पर अपनी मनोकामना के लिए याचना कर रहे हैं। मीरान शाह अजमेर का गवर्नर था, इसकी शादी होने वाली थी, सहरा इसके सर पर था। तभी बादशाह का हुक्म आया कि युद्ध हो गया, राजपूतों ने अजमेर पर हमला कर दिया था। तो मीरान शाह जो दूल्हा बना हुआ था, वो दूल्हे के वेश को छोड़कर तत्क्षण युद्ध के लिए चला गया। राजपूतों ने बड़ा भारी युद्ध किया था, मीरान शाह इसी युद्ध में मारा गया। अब आप समझो कि मीरान शाह कौन है? वो मीरान शाह जो राजपूतों को काटते हुए, राजपूतों को मारते हुए मरा, और वही मीरान शाह जो काफिरों को मारते हुए मरा। आज उसी की मजार पर काफिर जाकर अपनी मनोकामना के लिए याचना कर रहे हैं। वही राजपूत जाकर, वही हिंदू जाकर, जिनको मारते हुए ये मीरान शाह मरा था, इसका घोड़ा मरा था, ये जाकर वहां पर मनोकामना पूर्ति के लिए याचना कर रहे हैं। वहां हिंदू और मुस्लिम की एकता की शपथ खा रहे हैं, जबकि मीरान शाह इनको काफिर समझकर काट कर मार रहा था। कैसा दुर्भाग्य इस देश का। हमारे पास 33 करोड़ देवता हैं, हमारे पास क्या देवताओं की कमी है जो आप मजारों पर जाकर अपनी खोपड़ी फोड़ रहे हैं? तो ऐसे मीरान शाह की मजार उस तारागढ़ दुर्ग में है, और हमारे बेअक्ल हिंदू वहां जाकर चादरें चढ़ा रहे हैं। और ऐसी एक मजार नहीं, इस भारतवर्ष में न जाने कितनी ऐसी मजार हैं जिन्होंने हमें काफिर समझकर काटा, और हम उनकी पूजा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास एक मऊ नाम की जगह है, वहां पर भी एक दरगाह है मीरान शाह की, सैयद मीरान की। उस सैयद मीरान पर जाकर हिंदू लाखों की संख्या में जाकर वहां पर चादरें चढ़ाते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए याचना करते हैं। लेकिन ये जाने बिना कि ये वही
सैयद मीरान था जिसने तैमूर लंग को यह आशीर्वाद दिया था कि तेरी 7 पुश्तें राज्य करेंगी। वो तैमूर लंग जिसने इस भारतवर्ष में आकर इतनी मारकाट मचाई थी, इतने लोगों को मारा था कि इस भारतवर्ष की 1/4 आबादी जिसने खत्म कर दी थी। इतना नृशंस हत्यारा था जिसको आशीर्वाद उस सैयद मीरान ने दिया था मऊके ने। और देखो तो सही दुर्भाग्य, हमारे यहाँ के हिंदू वहां जाकर याचना कर रहे हैं, चादरें चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं। हमारे इस देश का पतन, हमारे धर्म का पतन विधर्मियों से ज्यादा हमने अपने आप किया है, हमने स्वयं किया है, हमारे लोगों ने किया है। मैं भी इतनी मेहनत करके आपको ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप तक वो सच पहुंच सके जो इतिहास ने नहीं पढ़ाया, वो सच पहुंच सके जो हमसे अनचूक हो गया। लेकिन मुझे तब बड़ा दुख होता है जब इन वीडियोस के कमेंट्स में आकर मुस्लिम तो धमकी दे ही रहे हैं, क्योंकि मुस्लिमों को कहां पसंद, मुस्लिम तो पता नहीं अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं कमेंट्स में आकर। लेकिन मुझे मुस्लिमों का बुरा नहीं लगता, लेकिन जब कोई हिंदू भाई आकर, अपना कोई आकर ऐसे ऐसे कमेंट्स करता है तो मन होता है कि ये सब बनाना छोड़ दें। अब किसके लिए करें, क्योंकि इनके खोपड़ी में ये बात नहीं समझ में आएगी, इनकी बुद्धि में ये बात नहीं समझ में आएगी। इस बुद्धि में पत्थर भर चुके हैं विधर्मियों ने, अंग्रेज इतिहासकारों ने इन 800 वर्ष में इतना ज्यादा हमारे धर्म पर गिलानी हमारे खोपड़ी में भर दी है, हमारी बुद्धि में भर दी है कि आप कितना भी कह लो इनकी समझ में नहीं आएगी। तो मन दुखी होता है इन लोगों को देखकर। तो अब बात करते हैं अजयराज चौहान की। इन्हीं अजयराज चौहान ने उज्जैन पर आक्रमण किया था और इन्हीं अजयराज चौहान ने नरवर्मन परमार को भी परास्त किया था। बड़ा ही सुदृढ़ शासन निर्माण कर दिया चौहानों का, नींव बना दी। तब इसके ऊपर बुलंद इमारत बनाई जा सकती थी। इसलिए चौहानों का निर्माण काल अजयराज चौहान के शासनकाल को कहा गया। ये अजमेर नगरी ऐसी बसाई थी कि ये अरावली के बिल्कुल मध्य में पड़ती है, इसलिए इसको अरावली का अरमान भी कहते हैं। अजमेर राजस्थान की कुंजी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिसने अजमेर को जीत लिया उसके लिए पूरे राजस्थान का मार्ग खुल जाता है। तो इसी वजह से पिछले 900 साल में अजमेर ने सबसे ज्यादा आक्रमण झेले हैं, चाहे वो तुर्क हो, मुगल हो, चाहे वो अंग्रेज हो। लेकिन सभी आक्रांताओं ने इसको प्रमुख केंद्र भी बनाया है। अंग्रेजों की तो ये सर्दियों में राजधानी भी अजमेर रहती थी, मुगलों का भी ये बड़ा अहम केंद्र अजमेर था। तो अजमेर नगरी बसाने वाले अजयराज चौहान ने 1113 से लेकर 1133 तक राज्य किया। राज्य तो इन्होंने 1130 में ही छोड़कर पुष्कर चले गए थे। अंतिम समय इन्होंने भगवान का भजन, भगवान की पूजा में बिताया। किंतु 3 साल तक इनके पुत्र ने राज्य किया, नाम इन्हीं का चलता रहा। और जब 1133 में अजयराज अपने देह को छोड़कर चले गए तब इनके पुत्र अर्णोराज, जिनको हम आना जी कहते हैं, शासन पर बैठे, गद्दी पर बैठे। अर्णोराज का शासन बड़ा ही अद्भुत रहा, बड़ा ही उथल पुथल बना रहा है। ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दादाजी हैं, तो इनके शासन में 2-3 चीजें हुई वो मैं आपको बताऊंगा। अर्णोराज चौहान का शासन 1133 से लेकर 1155 तक रहा। अर्णोराज चौहान ने आना सागर झील बनवाई थी। इसका बड़ा इतिहास दिलचस्प है। तो एक बार तुर्कों ने अजमेर पर आक्रमण कर दिया। उस समय बार बार विदेशी आक्रमण हो रहे थे भारत पर। यहां के राजाओं की संपत्ति को देखकर विदेशी लोग लालायित होकर यहां पर आ रहे थे, तो तुर्कों ने आक्रमण कर दिया और तुर्कों की सेना बहुत थी। अर्णोराज चौहान ने उन तुर्कों की सेना को बड़े ही नीतिगत तरीके से 2 पहाड़ियों के बीच में ले लिया। एक पहाड़ी जिस पर गढ़ बीठली, जिस पर वो गढ़ बना हुआ है, उसकी, और दूसरी पहाड़ी थी नाग पहाड़ी। उस नाग पहाड़ी और उस गढ़ बीठली के बीच में तुर्कों को ले लिया और उनको बीच में लेकर बड़ा जोरदार प्रहार चौहानों ने किया। सैनिक बड़ी सूरवीरता से लड़े, योद्धा बड़ी सूरवीरता से लड़े और काट दिया तुर्कों को। एक भी तुर्क को वहां से भागने नहीं दिया, उन सबको काटकर उस घाटी में सुला दिया। लेकिन उस घाटी में तुर्क इतने मार दिए गए थे कि उस घाटी में मांस, मज्जा, रक्त इतना ज्यादा भर गया था कि उससे दुर्गंध उठनी शुरू हो गई थी। तब अर्णोराज चौहान ने जो चंद्रा नदी है उसको काट कर लाए और वहां का सब साफ करवाया और उस चंद्रा नदी से ही वहां पर आना सागर जो झील है वो बनी है। और इसी आना सागर झील पर दौलत बाग बनवाया था जहांगीर ने, जिसका नाम बदलकर आज सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कर दिया गया है। तो दौलत बाग बनवाया वही दौलत बाग है जहां पर नूर जहां की मां असमत बेगम रही थी, जिसने गुलाब के इत्र की खोज करी थी, ऐसा मुस्लिम इतिहासकार बोलते हैं। तो
ऐसा अर्णोराज चौहान का ये शासन रहा जिसमें चालुक्यों से संघर्ष बड़ा हुआ। जो गुजरात के चालुक्य थे उनसे बड़ा युद्ध हुआ। सबसे पहले गुजरात के शासक सिद्धराज जयसिंह चालुक्य ने आक्रमण किया अजमेर पर, लेकिन बुरी तरीके से परास्त हुए। तब अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह उन्होंने अर्णोराज चौहान के साथ किया था। लेकिन इन्हीं सिद्धराज जयसिंह के एक पुत्र हुए कुमारपाल। उन कुमारपाल ने अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए अजमेर पर फिर से एक बार आक्रमण किया था। लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था आबू में युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में अर्णोराज चौहान परास्त हुए। अर्णोराज चौहान परास्त हो गए तो कुमारपाल का लोभ बढ़ा के अजमेर को भी जीतकर, अजमेर के गढ़ को जीतकर अजमेर को भी अपनी शासन की सीमा में मिला ले। तब कुमारपाल ने अजमेर के गढ़ पर चढ़ाई कर दी, लेकिन अजमेर के गढ़ को खूब घेर कर पड़ा रहा, लेकिन कुमारपाल की विजय नहीं हुई। तो कुमारपाल अपनी सेना लेकर लौट गया था, लेकिन फिर दोबारा से कुमारपाल ने अजमेर पर आक्रमण किया और अब की बार अजमेर को जीतकर अनुराज को परास्त कर दिया। तो अनुराज का जीवन बड़ा ही उथल पुथल भरा रहा। इन चालुक्यों से बड़ा ही उनका संघर्ष चलता रहा और अंत में इनके ही पुत्र जगदेव ने इनकी हत्या कर दी थी। जैसे राणा कुंभा की हत्या उनके ही पुत्र उदा ने कर दी थी, ऐसे ही अर्णोराज चौहान की भी हत्या जगदेव ने कर दी थी। अब आगे जो शासन आने वाला है वो इन्हीं के पुत्र विग्रहराज चौहान का आने वाला है। ये वही विग्रहराज चौहान है जिनके शासनकाल को इतिहासकार चौहानों का स्वर्णिम काल कहते हैं। तो आप जरूर सुने। आगे आने वाली वीडियो में हम विग्रहराज चौहान की बात करेंगे और पृथ्वीराज चौहान फिर उसके बाद आएंगे। तो इन वीडियोस को जरूर सुने, सभी में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव जरूर कमेंट करें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। आप इतना तो कर ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम।